ये यूथ सेंटर्ड इकोसिस्टम और इन्वेस्टिंग इन यूथ लेड चेंज की जब हम बात करते हैं तो आपके मुताबिक ये क्यों क्रिटिकल है, ये क्यों ज़रूरी है? हिस्टोरिकली देखेंगे तो जितने भी बड़े सामाजिक बदलाव के जो मूवमेंट्स या आंदोलन आप देखेंगे उनमें युवाओं ने एक तरह से बहुत ही सेंट्रल रोल अदा किया है। तो अगर हम कभी भी ये एक इमेजिन करते हैं कि हमें कोई पॉजिटिव बदलाव चाहिए हमारे समाज में, हमारे समाज की सोच में, तो जब तक युवाओं की उसमें भागीदारी नहीं होगी तब तक वो पॉसिबल नहीं है। युवा होने का मतलब ये है कि मैंने ये जो यथास्थितियाँ हैं उनको चुनौती दी है। आई हैव चैलेंज द स्टेटस को। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में, अपने किसी न किसी ज़िंदगी के किसी पहलू में कहीं ना कहीं यथास्थिति को चैलेंज किया है। एंड दैट फॉर मी इज़ मोस्ट एक्साइटिंग, क्योंकि मेरे को इससे बड़ी आशा बनती है, क्योंकि चेंज तभी संभव है जब आप यथास्थिति को चैलेंज करेंगे। एंड दिस इज़ द बिगनिंग। तो चेंज चाहिए तो युवाओं में कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने मौके हैं दुनिया में, और सिर्फ एक मापदंड नहीं है दुनिया में आगे बढ़ने का। तो आई थिंक यूथ लेड चेंज में इन्वेस्ट करने का बहुत रीज़न है कि पिछले जनरेशन ने जो चीज़ें सही नहीं की हैं या जो विजडम है उसको पास ऑन कर सकें, और ताकि आप लोग दुनिया को और बेटर बना सको। थैंक्स। इन्वेस्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली एक बदलावकारी नेतृत्व के रूप में उभर कर आते हैं। दूसरा असल एक्सपीरियंस ये है कि युवा बहुत ही रचनात्मक तरीके लेके आते हैं सामाजिक बदलाव के, और अगर पुराने सोच और पुराने तरीकों से हम बदलाव की बात करेंगे तो वो शायद मुश्किल होगा। आज ये बड़ा क्रिटिकल है कि युवाओं में इन्वेस्ट किया जाए और उनके साथ काम करना ज़रूरी है। थैंक यू। या फंडर्स हो या पॉलिसी की जगह उसमें लोगों को क्या करने की या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि युवाओं को एक टोकनिस्टिक तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, पर सही मायने में उनको सेंटर में रख के उनको भागीदारी और एक इक्वल स्टेक होल्डर के रूप में उनके साथ पार्टनरशिप कर पाए। हमारी संस्था के अंदर भी युवाओं को को लीडर जो एक बोलते हैं वो कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि एवरीवन ए चेंज मेकर कैन नॉट बी डन जस्ट by consulting young people, so they need to be equally involved in the decision making process या जो भी प्रोग्राम डिज़ाइनिंग है। तो ऐसे जो है पूरा जर्नी इवॉल्व हुआ, जहां हमें ये लगा कि अगर हमें चाहिए एवरीवन ए चेंज मेकर वर्ल्ड, तो यंग लोगों को जब तक हम जोड़ेंगे नहीं और इक्वल तरीके से तब तक नहीं हो पाएगा। और इस इंसाइट के साथ जो है उस प्रोग्राम की एक तरह से संस्थापना हुई। संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को जब हम देखते हैं जो अभी भी थोड़े से बुज़ुर्ग या ओल्डर लीडर्स द्वारा लेड है, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है ताकि जगह बनाई जाए इन संस्थाओं में युवाओं के लिए, युवा नेतृत्व के लिए, इंटरजनरेशनल लीडरशिप के लिए। ये एक शुड बी यूथ लेड, और इफ नॉट टोटली यूथ लेड, एटलीस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय यंग पीपल। वो हम कोशिश कर सकते हैं हाउ यंग पीपल कैन इन्फ्लुएंस संस्था। मैं संस्थाओं की भाषा में बोलूँ तो एक होती है लीडरशिप, एक होती है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, और मैं आजकल डिफाइन करता हूँ द थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप। जब तक हम 3 लाइन ऑफ लीडरशिप को नहीं डिफाइन करेंगे और इन तीनों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि ये थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप का ग्रोथ है वो सेकंड में आएगा, सेकंड का ग्रोथ है वो फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट जो है वो थोड़ी जगह देगा उसको काम करने की, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ये संस्थाओं में यूथ लेड लीडरशिप आए। सेंटर्ड संस्थाओं में इन्वेस्ट करना दूसरी संस्थाओं में इन्वेस्ट करने से कैसे अलग है, एंड जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या फिर जो फंडर्स हैं उनके लिए क्या, उनके जहन में क्या बैरियर्स आते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, और फिर आप उनको कैसे नेविगेट करते हैं? चेंज की जब बात करते हैं और जब हम पैसे मांगने जाते हैं तो हम उन लोगों से पैसे मांगने जाते हैं जो ऑलरेडी अपने बुढ़ापे पे हैं, ठीक है। तो एक तो ज़िंदगी का सच ये है, तो देखना होगा कि जो दुनिया बदल रही है उस बदलाव में यंग पीपल का रोल कहाँ है, और हमें फंडर्स को, खास करके ये बूढ़े लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, हमें उनको ये समझाना होगा कि वाइल एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ में दुनिया में बदलाव हो रहा है, बहुत सारा सिनिसिज्म है, ये यंग लोग ही हैं जो इस बदलाव का वेव को कैरी करेंगे। तो यूथ लेड चेंज इन इटसेल्फ मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाता है, पर यूथ लेड चेंज इन रिलेशन टू अ चेंजिंग वर्ल्ड बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं
स्टोरी टेलिंग का माध्यम है, बहुत बड़ा एक नैरेटिव है, बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है लोगों को समझाने का कि क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है, क्या पॉसिबिलिटी है। जब आप एक यूथ सेंटर्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपके लिए वो कैसे दिखता है? ये थोड़ा है, शायद हमें साथ में सीखने की ज़रूरत है कि केवल मुद्दों को नज़र से ना देखें। युवा अवस्था भी अपने आप में एक मुद्दा है, उसको देखने की आवश्यकता है। दूसरा, बड़े शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की 1 साल के 2 साल के, मुझे लगता है कि अगर एक युवा के साथ काम करना, कम से कम 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब जाके वो एक बदलावकारी नेतृत्व के रूप में उभर के आता है, जो हमने देखा है हरदा में। डोनर ऐसे हैं जो मुद्दा आधारित हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि युवाओं को केंद्र में रख के अगर हम काम करेंगे तो शायद ये मुद्दा भी सॉल्व होगा। तो वो फंडर भी धीरे धीरे बदले हैं। तो आई थिंक मेरा डोनर जहाँ पैसा डालना चाहते हैं और असली मुद्दे जहाँ हैं, हमेशा दोनों में फ्रिक्शन रहेगा या ऑपोजिशन रहेगा। जिनके पास पैसा है, शायद उनके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो समझ पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है समाज में। और जो सामाजिक मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाला पैसा क्यों देना चाहता है। तो उसका जो ब्रिज ये है कि दोनों एक दूसरे को समझने का जो काम है वो रिलेशनल है। के मुद्दे और उनके मुद्दे के बीच में कॉमनैलिटी क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन ग्राउंड बनाना, और वो आप रिश्तों के बिना नहीं बना सकते है। वो सिर्फ स्पोर्ट्स वेलफेयर पे आके रुक गया है और कहीं नहीं जा रहा है। और सारी पॉलिसी भी आप देखेंगे, कहने के लिए उसमें हेल्थ मेंशन है, एजुकेशन मेंशन है, स्किल मेंशन है, माइग्रेशन मेंशन है, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं है। वो फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स और यूथ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे बड़ा और नुकसान यूथ का और कुछ नहीं हो सकता कि दिखाने वाली पार्टिसिपेशन ना हो, असल में वो उसको भागीदार बने पूरी तरह और उसमें डिसीजन ले किस तरह की पॉलिसी युवा चाहते हैं। एक तो मुझे लगता है कि युवाओं के साथ काम कर रहे हैं तो शायद थोड़ा लॉन्ग टर्म फंडिंग की आवश्यकता भी है, और एक युवाओं को थोड़ा लॉन्ग टर्म साथ काम करने की आवश्यकता भी है। मैं पॉसिबिलिटीज़ पूछ रही हूँ सिर्फ कि जिससे कि ये प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स हो पाए और नीचे जैसी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ये फिलैंथ्रोपीज और फंडिंग एजेंसीज काम कर पाए। उससे आई थिंक जो लार्जर आउटकम है वो आना दोनों के लिए ही आसान हो जाएगा।